क्या टॉपिक चल रहा था? आइसोमेरिज्म। अच्छा, टेस्ट का अनाउंस हो ही गया आप लिए क्लास में भी? कब के लिए? ठीक है, तो फिर 9 तारीखों को लेंगे आपका टेस्ट। हाँ, सिलेबस जहाँ तक पढ़ाया वो एक ही तो टॉपिक हुआ है मेनली, तो बड़ा टॉपिक तो आपका दूसरा तो चल रहा है। जहाँ तक हो जाएगा वो सब आएगा। अब अगर आइसोमेरिज्म, वैसे तो हो ही जाएगा, 2-3 दिन, 2 दिन में हो जाएगा मुश्किल से आइसोमेरिज्म, नहीं तो 3 दिन में हो जाएगा। ये तो 9 तारीख को है, अभी तो अपने बीच में कितनी क्लासें आएगी? आज क्या तारीख है? 4 है ना? 4, 3-4 क्लासें आएगी भी तो आपके बीच में आराम से हो जाएगा। टेंशन मत लो, जितना पढ़ा है उतना ही आएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। और वैसे भी आपको तो सारा याद हो गया, डरने वाली क्या बात है। चलिए, लास्ट लाइन बताइए क्या पढ़ी थी? केवल हेडिंग लगाई थी स्टीरियो आइसोमर। चलिए, ओके। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता। कल ओनली हेडिंग ही लगाई थी क्या? ठीक है, त्रिविम समावयवता। अब त्रिविम समावयवता या कोई सी भी समावयवता हो, कोई सी भी आइसोमेरिज्म हो, एक लाइन तो हमें वही गानी है जो हम गाते आए हैं। क्या? बस मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, अणुसूत्र समान। क्योंकि अगर मोलिकुलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया तो आइसोमर ही नहीं रहेगा वो। ठीक है, चलिए दूसरी बात, परंतु संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? बोलो भाई। क्या होगा संरचना सूत्र? अरे बोलो। समान होगा या डिफरेंट? हाँ, नाले को समान ही होगा। अरे संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो कौन सी आइसोमेरिज्म बन जाएगी? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बन जाएगी। फिर वो तो कौन सी संरचनात्मक समावयवता बन जाएगी। तो संरचनात्मक समावयवता थोड़ी बनानी है, वो तो बना के आ गए हम लोग। तो संरचना भी अब क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। बात समझ में आ गई? इसलिए दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गलत नहीं करना है अपने को। संरचना भी आपको सेम ही दिखेगी, क्योंकि अगर संरचना चेंज हो गई तो वो संरचनात्मक समावयव बन जाएंगे, स्ट्रक्चर आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट तीसरी बात इंपॉर्टेंट है ये कि त्रिविम में विन्यास क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो चेंज इसमें क्या होगा? त्रिविम में विन्यास। अब त्रिविम क्या बोला है? त्रिविम का मतलब है स्पेस, और विन्यास का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इन स्पेस, वो डिफरेंट हो जाएगा। अब इस लाइन का मतलब क्या है? स्पेस यानी त्रिविम, यानी हवा के अंदर, या फिर अपन कह सकते हैं कि स्पेस में, अंतरिक्ष में, या आप लोग कह सकते हो कि उसका विन्यास अलग अलग हो जाएगा। अंतरिक्ष कहाँ से आ गया इसमें? अंतरिक्ष का मतलब जैसे अपन इसको हवा में ले मॉलिक्यूल को और देखें इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। अगर कॉन्फ़िगरेशन इसका डिफरेंट आ जाए तो हम लोग कहेंगे ये क्या बन गया? स्टीरियो आइसोमर। कैसे समझते हैं? देखो थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लो आप। ये जैसे है हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी है। क्या है ये सी डबल बॉन्ड सी? 2 कार्बन मतलब एथीन है। अब एथीन पे हमने क्या करा? एक एक हाइड्रोजन हटाया। ये तो एक एक हाइड्रोजन तो इस पे लगा हुआ ही है। अभी कितने हाइड्रोजन है इस पे? कितने? 4 हाइड्रोजन है ना। हमने क्या किया? एक एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया? कार्बन कार्बन जोड़ दिया। तो यहाँ कार्बन कार्बन जोड़ दूं, और ये हाइड्रोजन तो ऐसे कैसे ही इसमें? अरे है ना, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि
इस C डबल बॉन्ड C पर मुझे दो जो कार्बन जोड़ने हैं वो दो कार्बन में कैसे कैसे जोड़ूं? तो मैं दो ही तरह से जोड़ सकता हूं दो कार्बन, या तो दोनों कार्बन आमने सामने जोड़ दूं इस पे, या फिर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दूं। इसके अलावा और कोई तरीका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब दोनों को ऑपोजिट जोड़ूंगा तो हाइड्रोजन ऐसे ऐसे जुड़ जाएंगे। मतलब डबल बॉन्ड के कार्बन पर कोई भी अगर आप अदर ग्रुप जोड़ना चाहते हो, ग्रुप की बात कर रहा हूं, और वो अदर ग्रुप मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो वो दो ही तरीके से जुड़ सकते हैं, या तो दोनों आमने सामने जुड़ जाए, या दोनों एक दूसरे के क्या जुड़ जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाए। ठीक है, और इसी से हम लोग कहते हैं कि अगर ये सामने सामने जुड़ गए तो ये क्या हो गए, सिस, और ये ऑपोजिट जुड़ गए तो ट्रांस। इन दो के अलावा इनका कोई कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास हो सकता है क्या? नहीं। तो इनका त्रिविम में देखने पर विन्यास सेम नजर आ रहा है, अलग अलग त्रिविम का मतलब हवा में उठाया C डबल बॉन्ड C, अपन ने देखा एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, दोनों सेम साइड है, ये तो सर कैसे जुड़े हुए, सिस फॉर्म में जुड़े हुए। और सर मैंने जोड़ा एक CH3 इधर जोड़ दिया, दूसरा CH3 इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दिया, मतलब ये क्या जुड़ गए, ट्रांस। तो अगर स्पेस में देखेंगे तो आपको इनका विन्यास कैसा दिखेगा, अलग अलग। और विन्यास अगर चेंज होगा तो कौन सी समायोता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो आपने क्या लिखा था, पहला पॉइंट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या? वही 4 कार्बन और हाइड्रोजन उतने के उतने ही है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है। ठीक है, दूसरी बात, संरचना सूत्र समान, संरचना सूत्र भी तो समान है, दोनों ब्यूटीन ही है क्या, ब्यूट 2 इन है क्या? अगर ब्यूट 2 इन होता और यहां ब्यूट 1 इन होता तो ये क्या होता, तो ये स्थिरीय समायोता बन जाती, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज कर दिया आपने, और स्ट्रक्चर चेंज कर दी तो कौन सी आइसोमेरिज्म बन जाएगी, पोजीशन बन जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ब्यूट 2 इन से ब्यूट 1 इन बन गया या 1 से 2 बन गया, तो पोजीशन चेंज होगी डबल बॉन्ड की। इसलिए आपकी मजबूरी है, आपको क्या करना पड़ेगा, संरचना सूत्र भी समान रखना पड़ेगा। इसलिए पहली कंडीशन इसमें ये है कि ये समान होना चाहिए, अगर ये असमान होती तो फिर ये वाले आइसोमर बनने लग जाएंगे। क्लियर? तो सर ये दोनों सेम, तो फिर चेंज क्या होगा, चेंज होगा नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की पढ़ते थे आप, दो, कौन कौन सी, एक तो विन्यासी और दूसरा संरूपणी, इसको बोलते थे कॉन्फ़िगरेशन और इसको बोलते थे कन्फर्मेशन। तो विन्यास बदल जाएगा तो विन्यासी समायोता हो जाएगी, और विन्यासी समायोता क्या है, स्टीरियो आइसोमर ही तो है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही तो है। समझ आ गई बात, बोलो। ठीक है, तो ये 3 बातें क्लियर ना? लिखेंगे शांति से, समझो तो सही, सब लिखी हुई है किताबों में, कोई नई बात नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। ये दोनों बात क्लियर। अब आपसे पूछा जाए कि ये दोनों आपस में क्या है, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है भाई, बताओ। इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, हाँ ये नहीं पूछा गणित संबंध है, कौन सा आइसोमर है ये पूछ रहा हूं मैं, स्टीरियो आइसोमर है क्या? ठीक है, तो पहली बात बोलोगे सर आप क्या है, ये स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो में भी पूछे तो कौन से हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, कौन से, कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, विन्यासी है भाई। और विन्यासी में भी पूछ ले तो कौन सी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, क्योंकि विन्यासी में भी 2 प्रकार की पड़ी है ना, कौन कौन सी, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ज्यामिति और प्रकाशिकी। तो ये कैसा है, जियोमेट्रिकल आइसोमर है, ज्यामिति है। इतनी बात समझ आई क्या? अब पहला क्वेश्चन दे दिया आपको, ये दोनों आपस में हैं, ये और ये आपस में हैं, 1 2 3, कौन सा आंसर टिक करोगे? क्योंकि जब वो ऑब्वियसली बात है, आपको एक आंसर टिक करना तो सबसे ज्यादा करेक्ट सही करना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा करेक्ट तो कौन सा है, ऑब्वियसली बात है पहले नंबर पे तो आप लोग ज्योमेट्रिकल करोगे। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे, और फिर कुछ नहीं है तब सर स्टीरियो तो है ही है। समझ आ गई क्या बात? मतलब ये वही वाली बात है, आपको पूछा आप कहाँ रहते हो,
इंडिया में रहते हो, राजस्थान में रहते हो या जयपुर में रहते हो, तो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? जयपुर, क्योंकि जयपुर बोल दिया तो इंडिया राजस्थान तो अपने आप ही आ गया। अगर आपने ज्योमेट्रिकल बोल दिया तो कॉन्फ़िगरेशन और स्टीरियो तो अपने आप ही कवर हो गया उसमें। लेकिन अगर आप स्टीरियो बोलते हो तो फिर उसमें तो आगे बहुत सारे हो सकती है, वो कन्फर्मेशन भी हो सकती है ना। वो अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो सर वो ऑप्टिकल भी हो सकती थी। इसलिए आप लोग सबसे पहला आंसर ये दोगे, ये नहीं हो तो ये नहीं हो तो। इतनी बात क्लियर? यही समझने वाली बात है इसके अंदर। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो करो कॉपी। एक बालक बोल रहा सर सिस को जेड भी बोल सकते हैं क्या? समझ सकते हो कि सिस एक तरह से जेड होता है, पर सिस और जेड में थोड़ा सा डिफरेंस है। समझने के लिए आप समझ सकते हो, बट सिस और जेड कब यूज किया जाता है वो भी मैं समझाऊंगा आपको इसके बाद। एक बालक पूछा C4H10 में कितने आइसोमर बनेंगे? C4H10 तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन में तो एन ब्यूटेन बन जाएगा, आइसोब्यूटेन बन जाएगा। सर ये समायोता कौन सी है? कौन सी समायोता है ये? वो लिखा हुआ ऊपर, कौन सी है? स्टीरियो। आगे लिखे, चलो लिखो फटाफट से। तुम क्या सुख दुख की बातें कर रहे हो रे सुबह सुबह? लिखो इसको जल्दी से। लिख लिया तो बातें क्यों कर रही हो? पढ़ लो इसको। सर सिसोस ट्रांस तो एल्किन और साइक्लिक एल्किन में होता है, बिल्कुल। एल्किन में अपन पढ़ रहे हैं, साइक्लो एल्किन में भी होता है। कर लिया कॉपी? हटाएं इसको। चलो, तो अब आपको बात करनी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो दो तरह की है। एक तो कॉन्फ़िगरेशनल यानी विन्यासी, और एक दूसरी है कन्फर्मेशनल यानी क्या? संरूपणी। अब ये जो विन्यासी है ये दो प्रकार की है, जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
ज्यामिति और प्रकाशिकी। और इतना लिख करके फिर हेडिंग डाल देंगे हम लोग कौन सी, जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहले इतना लिख लो। एक बालक पूछा 3 कार्बन से कोई भी आइसोमर बना सकते हैं क्या? 3 से तो कोई सा भी नहीं बनेगा। तीन से आप वो बना सकते हो साइनाइड जोड़ करके, पर वो तो फंक्शनल ग्रुप है, ओनली 3 अकेले कार्बन से नहीं बना सकते। जैसे 2 कार्बन हो गया, एक साइनाइड जोड़ दिया तो साइनाइड को उल्टा कर दो, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, तो वहाँ फंक्शनल बन सकता है। लेकिन वो ओनली 3 कार्बन नहीं है, वो तो 2 कार्बन प्लस फंक्शनल ग्रुप है। अकेले ओनली 3 कार्बन है, जैसे प्रोपेन है, तो प्रोपेन से कोई आइसोमर नहीं बनेगा। कर लिया गोभी? चलो लिखो सबसे पहली बात इसके अंदर, यदि 2 त्रिविम समावयवी, यदि 2 स्टीरियो आइसोमर त्रिविम समावयवी कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर परस्पर परिवर्तित, परस्पर परिवर्तित नहीं हो सकते हों, परस्पर परिवर्तित नहीं हो सकते हों, तो वे आपस में विन्यासी समावयवी कहलाते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, कहने का मुद्दा क्या है कि वे स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि विन्यासी समावयवी कौन से होते हैं? स्टीरियो आइसोमर होते हैं, त्रिविम समावयवी होते हैं। तो वे त्रिविम समावयवी जो कमरे के ताप पर परिवर्तित नहीं हो सकते, जैसे मैंने बोल दिया, आपके सामने एग्जांपल ले लिया, यही ले लिया, C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 H और H। कमरे का ताप कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अभी ऐसे पड़ा हुआ है, 2 घंटे बाद मैंने आकर के देखा तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा क्या? अरे बोलो, हो जाएगा ना? नाले को नहीं होगा। क्यों होगा? डबल बॉन्ड है इनके बीच में, ये 2 इस तरह से कंडीशन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, एक CH3 इधर, एक H इधर, एक CH3 इधर, एक H इधर। कौन सी फॉर्म दिख रही है? सिस दिख रही है। इमेजिन कर पा रहे हो? ये सिस फॉर्म है। ठीक है, अब ये घूमेगा कैसे? ऐसे घूमेगा तभी तो चेंज होएगी कंडीशन। तो ये ऐसे घूम सकता है कि फ्रीली? नहीं घूम सकता, डबल बॉन्ड है भाई। डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, प्रतिबंधित घूर्णन होता है। ये मुक्त रूप से घूम करके अपनी जगह चेंज कर ही नहीं सकते। ये अभी भी ऐसे नजर आएंगे, थोड़ी देर बाद भी ऐसे नजर आएंगे, लेकिन कल देखेंगे तो कल भी ऐसे नजर आएंगे। इसलिए इनका विन्यास आपस में कमरे के ताप पर परिवर्तित नहीं हो सकता। हाँ, लगभग 100-125 अगर टेम्परेचर दे दिया आपने, तो इतना टेम्परेचर देने के बाद क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाता है तो फिर ये क्या हो सकते हैं? घूम सकते हैं। लेकिन वो तो अपन ने स्पेशल कंडीशन दी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, हाई टेम्परेचर। बट सामान्य कमरे के ताप पर ये कभी भी अपना विन्यास नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर ये विन्यास बदल देते तो ये तो फिर वापस एक ही फॉर्म में आ जाएंगे। ये CH3, ये CH3 है, सॉरी अभी अपन ट्रांस की बात कर रहे हैं ना, चलो पहले सिस की बात। ये CH3, ये भी CH3 है, नीचे H जुड़ रहे हैं। ठीक है, कौन सी सिस है? थोड़ी देर बाद घूम करके अगर ये ऐसे घूम जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? ट्रांस बन जाएंगे। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप फ्री अगर रोटेशन हुआ, घूम गए, वापस सिस बन गए, तो फिर तो ये एक ही फॉर्म रहेगी हमेशा।
बार बार में चेंज होती रहेगी तो ये क्या हो जाएगी, सेम फॉर्म बन सकती है। तो ये क्या होता है, डबल बॉन्ड की वजह से ये मुक्त घूर्णन नहीं करते, और मुक्त घूर्णन नहीं करते तो ऐसे कैसे पड़े रहेंगे। तभी तो अपन कहते हैं ये अलग ये अलग, तो त्रिविम में दोनों का विन्यास क्या हो गया, अलग अलग। तभी तो ये कौन से समावयव बने, विन्यासी समावयव बने। बात समझ में आ गई। तो यही कारण है कि रूम टेम्परेचर पे ये क्या नहीं कर पाते, रोटेट नहीं कर पाते इस तरह से, इसलिए ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तभी तो अपन कहेंगे ये और ये आपस में, अगर ये रोटेट होते रहते तो अपन कहते हैं ये और ये तो एक ही हो गए फिर। तो इसलिए ये अलग अलग टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, इसी अलग अलग फॉर्म में पड़े रहते हैं, ऐसे कैसे। इसलिए ये आपस में दोनों कौन से समावयव, विन्यासी समावयव। बात समझ में आ गई। और जब अपन बात करेंगे किसकी, इसकी संरूपणी की, तो ये मिलती है सिंगल बॉन्ड में। तो वहां पर केवल कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन का। याद करो आप जब ऐसा पढ़ते थे कि जैसे ये एथेन की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन कार्बन, दो कार्बन है, तो ये कार्बन, इस एथेन पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। आप ऐसे बनाते थे उसको, याद आ रहा है क्या ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे आप इसको, इस कार्बन को ऐसे देखो, ठीक, ये आगे वाला कार्बन, इसके 3 हाइड्रोजन, इधर इधर इधर, वाई की फॉर्म में, वाई समझ में आ रहा है। और तीनों के बीच में एंगल कितना हो गया, तीनों हाइड्रोजन के बीच 120 डिग्री, तभी तो तीनों मिलाकर 360 होंगे। तो 120 डिग्री पे नजर आ रहे हैं तीनों हाइड्रोजन। ऐसे ही पीछे वाला कार्बन भी है, और पीछे वाले पे भी वही 3 हाइड्रोजन है। तो अगर आप सामने से देखोगे तो आपको क्या क्या नजर आएगा, केवल आगे का कार्बन और वाई, मतलब 3 हाइड्रोजन नजर आएंगे। पीछे का कार्बन और पीछे का वाई नजर नहीं आएगा। तो आप इसको कैसे दिखा देते, ये आगे वाला कार्बन पीछे वाले कार्बन को गोले से दिखा देते थे, है ना। और जस्ट अगर इसके जस्ट पीछे की तरफ है तो अपन इसको ऐसे दिखा देते, डैश डैश डैश, कि यार इसके पीछे छुपा हुआ है, ये इसके पीछे छुपा हुआ है, ये इसके पीछे छुपा है। याद आया क्या। और जब आगे वाले ने पीछे वाले को ढक रखा होता है तो इस फॉर्म को कहते हैं इक्लिप्स्ड, ग्रसित, ढसा हुआ है, ग्रसित, ठीक है। और अब आपने क्या करा, एक को स्थिर रखा और पीछे वाले को क्या करा, हल्का सा घुमाया, 60 डिग्री पे घुमा दिया। सपोज 60 डिग्री पे घुमाया तो तीनों हाइड्रोजन दिखने लग जाएंगे आपको, क्योंकि जैसे अभी तो ये इस तरह से है, और जैसे ही घुमाऊंगा तो आपको सब दिखेंगे। तो ये घूम करके उल्टा हो गया सपोज, तो ये आप ऐसे बनाते थे कुछ कि आगे वाला तो भाई ये रहा, और पीछे वाले को घुमाया आपने 60 डिग्री, तो पीछे वाले के भी 3 हाइड्रोजन आपको उल्टे वाई की फॉर्म में दिखने लग गए। याद आ रहा है क्या। इस फॉर्म को कहते थे अपन स्टेगर्ड, सांत्रित रूप। याद आया। तो ये सिंगल बॉन्ड है ना, और सिंगल बॉन्ड की वजह से ये क्या हो रहा है, फ्रीली रोटेट हो रहा है। तो अलग अलग विन्यास बन रहे हैं इसके, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बन रहे हैं, इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन। तो ये समायोजकता किसकी वजह से होती है, सिंगल बॉन्ड पर कौन सा घूर्णन की वजह से, मुक्त घूर्णन की वजह से। कि अभी आपने 60 डिग्री पे घुमाए, अगर मैं क्या करूं 2 डिग्री पे घुमाऊंगा तब भी हाइड्रोजन दिखने लगेंगे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 10 पे, 15 पे, 50 पे, 55 पे, 60 पे, अलग अलग डिग्री पर मुझे अलग अलग कन्फर्मर प्राप्त होंगे, अलग अलग संरूपण प्राप्त होंगे। तो ये वाली मिलेगी आपको सी सिंगल बॉन्ड सी पर, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के मुक्त घूर्णन के कारण। तो ऐसे तो सर आप इसको कितनी बार घुमा सकते हो, 0 से 60 के बीच में, 0 से 60 के बीच में कितनी बार घुमा सकते हो, अनंत बार या 59 बार, अनंत बार। क्यों, क्योंकि उसका कारण ये हो गया, क्योंकि जो ऐसा सोच रहा है कि सर 59 बार ही घुमा सकते हैं, वो तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री घुमा रहा है। 1 डिग्री 1.1 डिग्री भी तो घुमा सकते हो, 1.01 डिग्री भी घुमा सकते हो, 1.001 डिग्री भी तो घुमा सकते हो। तो ऐसे बीच में कितने इसके संरूपण बन सकते हैं, अनंत। इसलिए आप कहते थे एथेन के अनंत संरूपण बन सकते हैं। पर ज्यादा स्टेबल अगर हम लोग देखते हैं, ज्यादा की बात करते हैं तो अपन 2 ही की बात करते हैं, इक्लिप्स्ड की और स्टेगर्ड की, ग्रसित की और सांत्रित की। याद आ रहा है ऐसा कुछ। तो वो किसकी वजह से बन पा रहे हैं, ये मुक्त घूर्णन किसकी वजह से हो रहा है, सिंगल बॉन्ड की वजह से। लेकिन ये किसकी वजह से होंगे, डबल बॉन्ड की वजह से। कि डबल बॉन्ड में सर प्रतिबंधित घूर्णन, प्रतिबंध लग गया, ये ज्यादा नहीं घूम सकते, ज्यादा नहीं घूम सकते, तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा और ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसलिए हमेशा या तो सिस मिलेगा, दूसरा होगा तो उसका ट्रांस मिलेगा। इनके बीच में कोई कंडीशन नहीं मिल सकती। डिफरेंस समझ में आया दोनों के बीच में, बोलो ओके। तो इसके तो हम लोग आगे समझते रहेंगे, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ये जो लाइन लिखी वो समझ में आ गई, ठीक। तो आपके पास डेफिनेशन किसकी आ गई कि कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर की। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर वो होते हैं जो कमरे के ताप पर परिवर्तित नहीं होते।
क्योंकि कमरे का ताप 25 डिग्री इतना सफिशिएंट ताप नहीं है कि इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके इनको फ्री करा सके, नहीं, ये तो इसी फॉर्म में रहेंगे, या तो सिस की फॉर्म में रहेंगे या ट्रांस की फॉर्म में रहेंगे। ठीक है भाई, चलो अब इसके अंदर हम लोग कौन सी पढ़ते हैं, तो अब आप हेडिंग क्या लगाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामिति समावेवी, ज्यामिति समावेवी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। डेफिनेशन देखो इधर, ज्यामिति समावेवी कौन होते हैं, देखो इधर, जिनमें डबल बॉन्ड के सापेक्ष विन्यास समान रहे या भिन्न हो जाए, भिन्न हो जाए। तो ज्यामिति समावेवी होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड के सापेक्ष विन्यास में क्या आ जाए, भिन्नता आ जाए, क्योंकि एक सिस बन जाए और दूसरा ट्रांस बन जाए, तो वो आपस में कौन से समावेवी हो जाएंगे, ज्यामिति। तो लिखो ज्यामिति में वे समावेवी, या ज्यादा सही वर्ड यूज करो, वे विन्यासी समावेवी, वे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, वे विन्यासी समावेवी जिनमें डबल बॉन्ड के सापेक्ष यानी डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में विन्यास में क्या आ जाए, भिन्नता आ जाए, विन्यास में भिन्नता आ जाए। क्या कहलाते हैं, ज्यामिति समावेवी कहलाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाते हैं। लिख दिया। और दूसरी बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस वजह से बनते हैं, प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। तो दूसरी बात लिखो, ज्यामिति समावेवी डबल बॉन्ड के सापेक्ष, यानी डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, सापेक्ष का मतलब रेस्पेक्ट में, डबल बॉन्ड के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन से बनते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से बनते हैं। डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से बनते हैं, यानी डबल बॉन्ड के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन से बनते हैं। बात समझ में आई, बोलो ठीक है, हटाएं इसको। तो अब हम बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाता कौन है। सब शॉर्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमर को बार बार में अपन क्या लिखेंगे, जीआई। तो ज्यामिति समावेवी, तो जहां हेडिंग डाली उसी के ब्रैकेट में जीआई लिख देना, आपको बार बार इतनी लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। जीआई दर्शाने वाले कौन कौन है, तो तीन तरह के कंपाउंड जीआई क्या करते हैं, दर्शाते हैं। सबसे पहला, एक तो कौन दिखाएगा, तो ये तो हम कब से ही बोल रहे हैं, एल्किन तो दिखाएगी, क्योंकि एल्किन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी, प्रतिबंधित घूर्णन होगा क्या, तो जहां जहां प्रतिबंधित घूर्णन होगा वहां पे जीआई दिखेगी आपको। दूसरा, ऑक्सिम, ऑक्सिम होता है सी डबल बॉन्ड एन OH। तीसरा, एजो, एन डबल बॉन्ड एन। कहानी समझ में आ गई, लिख लो, एल्किन, ऑक्सिम और एजो में। सिस अलग मिलेगी, ट्रांस अलग मिलेगी। मतलब यूं कह दो आप कि रेस्ट्रिक्ट रोटेशन का मतलब यूं समझो कि रोटेशन नहीं हो रहा, ठीक है।
सी डबल बॉन्ड सी पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि दो ग्रुप जुड़ रहे हैं तो एक ग्रुप आप दोनों सिस में जोड़ सकते हो और एक बार दोनों को ट्रांस में जोड़ सकते हो। बस ये दो ही इससे बन सकते हैं। आप ये मत बोलो कि उनके घूमने से बन रहे हैं, ठीक है, ऐसा मत बोलो कि घूमने से बोलोगे तो फिर आप कहोगे कि सर वहां एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब तो ये होता है कि हल्का सा रोटेशन हो, पूरा नहीं हो। लेकिन इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि इस पे दो ही तरह के बन सकते हैं कि एक तरफ सिस जोड़ करके एक तरफ ट्रांस जोड़ करके। अब ये रेस्ट्रिक्टेड होगा तो ये कभी घूम करके सिस वापस सिस में नहीं बदल, ट्रांस में नहीं बदलेगा, सिस वापस ट्रांस में नहीं बदलेगा। तो आप ऐसे ध्यान रखो कि सिस और ट्रांस दो ही फॉर्म मिलेगी आपको, इनके बीच में कोई बीच में दूसरी फॉर्म नहीं मिलेगी। बीच की फॉर्म तो तब मिल सकती है जब वो घूमते रहे तो बीच की कोई दूसरी फॉर्म मिल जाए, पर ये ऐसे घूम तो सकते ही नहीं है, इसलिए रेस्ट्रिक्टेड है। तो आप यूँ समझो इसको कि ये सर या तो सिस में मिलेंगे और या फिर ट्रांस में मिलेंगे, ठीक है, इनके बीच में कोई फॉर्म नहीं मिलेगी आपको। लिख दिया ये। अब देखो आपके सिलेबस में क्या है, एल्केन एल्किन एल्काइन है क्या, है ना, तो मतलब आपको डिटेल में तो क्या पढ़नी है, ये पढ़नी है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसमें तो बस केवल आप ये समझोगे कि कैसे शो करते हैं, इनमें डिटेल देखने की जरूरत नहीं है कि कैसे शो करते हैं, बस यही सीखना है अपने को। मेन बात अपने को पढ़नी है एल्किन की, क्योंकि एल्केन एल्किन एल्काइन सिलेबस में है, ठीक है। जिसमें आपके सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन आते हैं सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, इनसे किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है। तो एल्किन वाले को थोड़ा सा अपने को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एल्केन एल्किन एल्काइन सिलेबस में। लिख दिए। तो हेडिंग लगाएंगे क्या, एल्कीन में जीआई, जीआई इन एल्किन, जीआई इन एल्किन। लिख दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, पहली बात, कि कंडीशन क्या रहेगी, कौन दिखाएगा। एक तो क्वेश्चन ये पूछता है कौन ज्योमेट्री आइसोमर शो करेगा, तो ये क्या जीआई शो करेगा, नहीं करेगा। मतलब सर कुछ ना कुछ कंडीशन होगी कि सी डबल बॉन्ड सी पर जो ग्रुप जुड़े हैं वो कुछ किस प्रकृति के हों, कैसे हों, सेम हो, डिफरेंट हो, कैसे हों। तो मुझे तो पहले ये बताओ कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, क्या है, sp2 है, कैसे पता पड़ा, 1 2 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा है तो, अच्छा ये क्यों नहीं गिना, हाँ 3 सिग्मा है तो, और इसका, इसलिए मैंने आपको पहले शॉर्ट में क्या समझा दिया, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, कि आपका काम तो कहीं नहीं अटके पूरी केमिस्ट्री में, डिटेल आएगी जब आएगी। तो आपको क्या बोला जाता है कि sp2 कार्बन पर जुड़े ग्रुप कैसे होने चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, तो ये तो नहीं करेगा, तो सी डबल बॉन्ड सी, ये ए हो ये बी हो, तो ये क्या होने चाहिए, सी और डी या ए और बी, ए बी होने चाहिए क्या। मतलब ये कि ये जो दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं ये कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। और ये दोनों जो ग्रुप जुड़े हैं वो, अरे वो भी डिफरेंट ही होने चाहिए ना, वो भी होने चाहिए डिफरेंट। लेकिन ये जो आपस में ग्रुप हैं ये कैसे हो सकते हैं, ये कैसे होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए, डिफरेंट, अरे सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या मतलब है इसका, अभी समझते हैं, अभी समझते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो ये सेम और डिफरेंट दोनों सकते हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, कंफर्म है, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, कंफर्म है। बट ये जो ग्रुप हैं वो सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, इधर देखो, सी डबल बॉन्ड सी, ये CH3, ये H, ये H, ये H, करेगा नहीं करेगा, अरे बोलो, क्योंकि आपने बोला ये दोनों कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये तो डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं,
ये तो चल जाएगा मामला, लेकिन यहां पे ही मामला खराब हो जाएगा, इसलिए ये कभी भी नहीं करेगा। कारण उसका ये है कि सर अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये आपको क्या दिख रहे हैं, ट्रांस, लेकिन इन दोनों को देखोगे तो अब या तो वो सीसी होगा या ट्रांस ही होगा, इसलिए हम लोग इसमें डिफाइन ही नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये करेगा ही नहीं। ठीक है, CH3 CH3 HCH3 नहीं करेगा क्या, क्यों, ये सेम है, नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन C डबल बॉन्ड C H H CH3 CH3 करेगा क्या, डिफरेंट है, डिफरेंट है, करेगा। क्लियर, तो GI शो करेगा। लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया C डबल बॉन्ड C CH3 H C2H5 C3H7 अरे करेगा नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, ये करेगा। अभी आपको देखो एक चीज बताइए, मैंने क्या बताइए कि ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, है क्या, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, पहली बात क्लियर। ये वाले ग्रुप ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। इन वाले में जो आप पढ़ रहे थे एग्जाम्पल, इनमें तो ये ग्रुप सेम थे, ये ग्रुप सेम थे, लेकिन इनमें ये ग्रुप डिफरेंट आ गए चारों, और चारों डिफरेंट है, तब भी ये क्या करेगा, GI शो करेगा। लेकिन अब इसको सिस ट्रांस से नहीं जानेंगे, इसको जानेंगे EZ से, इसलिए आती है EZ पद्धति। सिस ट्रांस तो देखनी आ गई, अभी तो डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन सिस ट्रांस अपने को देखनी आ गई कि सेम ग्रुप अगर सेम साइड हो जाते हैं तो उसको सिस बोलते हैं, और सेम ग्रुप अगर डिफरेंट साइड हो जाते हैं तो ट्रांस बोलते हैं। तो मतलब सर वो तो कर रहा है शो, लेकिन सर जब अलग अलग ग्रुप आ जाए तब भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की शर्त क्या थी कि सर ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सर ये जब डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होनी चाहिए, और बिल्कुल होगी, और होगी तो सर फिर इसको सिस ट्रांस है तो हम नाम नहीं दे सकते, तो यहां आके सिस ट्रांस हो जाता है फेल। तो फिर आती है अगली पद्धति, कौन सी, EZ। तो EZ नामकरण कब किया जाता है, जब चारों ग्रुप क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो उनको हम लोग E और Z से करते हैं। वो कैसे करेंगे वो आगे पढ़ेंगे अपन, समझ आ गई बात, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में यही पूछता है, बोल देगा निम्न चार ऑप्शन में से कौन GI दर्शाएगा, सिस 2 नहीं 1 ब्यूटेन, ब्यूट 2 इन, पेंट 2 इन, पेंट 1 इन। तो आपको डायग्राम बना के देखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड के sp2 कार्बन पर जो ग्रुप लग रहे हैं वो कैसे हैं। कहानी समझ में आई, अरे बोलो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक कंडीशन लिख लो, हेडिंग क्या लगाइए, GI इन एल्किन, GI इन एल्किन, GI इन एल्किन हेडिंग लगा दी। और सबसे पहले लिखो कंडीशन, कंडीशन का मतलब शर्त, क्या कब वो GI शो करेगी। तो शर्त लिख लो, लैंग्वेज में लिखो, sp2 कार्बन से जुड़े, sp2 कार्बन से जुड़े समूह कैसे होने चाहिए, समान या भिन्न भिन्न। अरे sp2 कार्बन कौन सा है, ये है, इससे जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सा है, ये और ये है, समान होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। लिखो पहली बात, sp2 कार्बन से जुड़े ग्रुप या समूह भिन्न भिन्न होने चाहिए। बात समझ में आ गई क्या। तो ये तो अपन ने समझने के लिए लिख लिया कि ये तो है ही नहीं भिन्न भिन्न, इसलिए तो करेगा ही नहीं। मेन कंडीशन ये रही आपकी, इसको अच्छे से हाईलाइट करके लिख लो।
ये मेन चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। साइक्लोएल्केन में भी होती है जीआई, बिल्कुल साइक्लोएल्केन में भी होती है, बट अभी हेडिंग चल रही है एल्कीन। अच्छा, एक बालक पूछा सर CH3 और हाइड्रोजन के अलावा अलग सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं क्या? अभी तो बताया है हो सकते हैं, क्या दिक्कत? ऑन करें? ठीक है, हो सकते हैं ग्रुप, ये लिख दिया, एग्जाम्पल लिख लो। ये देखो अलग अलग हो सकते हैं जीआई दिखाने के लिए, सब है बोर्ड पे, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको पूछने से पहले आपको सारी संभावना पहले ही बता दूंगा, टेंशन नहीं मत लो बिल्कुल भी। आप तो बस जितना दिमाग लगा के सुनोगे उतना सीखोगे। एक बालक कह रहा है संकरण कैसे है? संकरण समझने के लिए पुरानी क्लासेस पढ़ो भाई, पूरा डिटेल में पढ़ाया है आपको। अरे यार इसको जवाब दो, कितनी बजे लगती है क्लास ये? हाँ अच्छा, अभी लग रही है, और कैसे लगी? 7 से 8। और वैसे भी शेड्यूल मिलता होगा ना इनको ऐप पे, फिर ये क्यों पूछते हैं कितने बजे क्लास लगती है? ऐप पे शेड्यूल मिल जाता है आपको? अच्छा, ऑनलाइन वालों को? अच्छा, हाँ तो फिर पूछने की जरूरत ही कहाँ होती, सब वहाँ पे लिखा रहेगा, ऐप खोलोगे आप उसको। लिख लिया क्या? ओके, चलिए, कहने का मुद्दा ये है कि अगर C डबल बॉन्ड C पर, C डबल बॉन्ड C यानी sp2 कार्बन पे ये दोनों डिफरेंट होंगे और ये दोनों डिफरेंट होंगे तो जीआई करेगा। ये दोनों सेम हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं तब भी जीआई करेगा। ठीक है, अगर C डबल बॉन्ड C पे चारों ही ग्रुप जो लग रहे हैं वो डिफरेंट हो जाएं तो भी जीआई शो करेगा, लेकिन वो फिर EZ की फॉर्म में उसका नामकरण करेंगे, जीआई तो करेगा। सिस ट्रांस और EZ दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही हैं, बट वो तो नाम करने का तरीका है कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो जाते हैं तो उसको सिस ट्रांस से लिख देते हैं हम लोग नाम, और अगर चारों ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं तो उसको EZ से नाम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब ये फिर नालायक पूछ रहा है सर दोनों कार्बन के ग्रुप अलग अलग होने चाहिए क्या? दोनों कार्बन के ग्रुप अलग अलग होने चाहिए क्या, बताओ? तो यही तो लिखा हुआ है इतने बड़े बड़े अक्षर में 4 बार चिल्ला चिल्ला के। देखो तुम इधर बोर्ड पे, आगे की बात। तो सबसे पहली बात आपको इसके अंदर जो ध्यान रखनी है कि जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण करने के लिए आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि वो पूछेगा सिस और ट्रांस, तो कार्बन कौन सा देखना है? sp2। ध्यान रखना sp2 कार्बन होना जरूरी है। sp3 कार्बन हो सकता है क्या? sp3 होगा तो वो तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा, और फिर वहां सिस ट्रांस नहीं होगा, वहां तो फिर वो होंगे संरूपणी। ठीक है ना, इक्लिप्स्ड, सोहोर्स या इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड वो नाम होंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो ताकि आपको समझ में आए। लिखो निम्न में से
निम्न में से जीआई दर्शाता है, निम्न में से जीआई दर्शाता है। पहला ऑप्शन लिखो 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। दूसरा 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तीसरा 1 पेंटीन, 1 पेंटीन। और नेक्स्ट 2 पेंटीन, 2 पेंटीन। 2 पेंटीन दिखाएगा, पेंटीन डबल बॉन्ड। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब वहां पे आपको ट्रिक क्या यूज करनी है देखो, ताकि 4 ऑप्शन के अंदर देखते हैं आंसर निकले। पहले तो खुद निकालो आंसर इसका, बोर्ड पे मत देखो, क्वेश्चन सोल्व करो। क्या क्या ऑप्शन दिए थे आपको? 1 ब्यूटीन, 2 मिथाइल, 1 ब्यूटीन, 1 पेंटीन, 2 पेंटीन। आगे क्या सबका आंसर? तो आपको देखो सबसे बेस्ट ट्रिक बताता हूं। एक बेस्ट ट्रिक ये है कि जहां पर डबल बॉन्ड कॉर्नर पे आ जाए वो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जहां कॉर्नर पे डबल बॉन्ड आएगा उसके इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन नजर आएगी आपको। समझ में आई क्या? जैसे 1 ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन तो ऐसा ही होगा। तो कॉर्नर पे आ गया डबल बॉन्ड। अब कॉर्नर पे डबल बॉन्ड आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे क्या जुड़ने हैं? दोनों हाइड्रोजन जुड़ने। और सी डबल बॉन्ड सी पे ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो सर ये वाली कंडीशन तो फिर जहां जहां भी लग रही होगी वो तो कभी शो करेगी नहीं। तो कॉर्नर पे कहां कहां पे आएगा? यहां पे आएगा तो ये नहीं करेगा। और कहां आ सकता है? यहां आएगा, वो नहीं करेगा। यहां भी देख लो ना, वही तो बात है। ये 2 ब्यूटीन है और इस पे 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, यहां पे मिथाइल है, तो यहां भी तो बात वही लग रही है। तो ये भी कट गया। तो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी अगर आपने दिमाग चला लिया तो। आंसर अपने आप आपको दिख जाएगा कि यही होना चाहिए अगर सही ऑप्शन है तो। और फिर चेक करके देख लो, क्रॉस चेक करके। कैसे करेगा? 1 2 3 4 5, तो 2 पे पेंटीन, ठीक है, 2 पे पेंटीन है, तो ये तो सी डबल बॉन्ड सी हो गया। अब इस पे एक तो क्या जुड़ रहा है? CH3। इस पे एक हाइड्रोजन है क्या? इस पे भी एक हाइड्रोजन है क्या? और ये इथाइल है क्या? तो अलग अलग ग्रुप नजर आ रहे हैं क्या? इसको मैं ऐसे बना सकता हूं क्या? सी डबल बॉन्ड सी, और इस कार्बन पे एक तरफ तो CH3 और एक H, और इस कार्बन पे एक तरफ C2H5 और H। करेगा क्या? बिल्कुल। ये कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म है। HH सेम साइड आ गए ना, तो ये सिस फॉर्म है। और ट्रांस बनानी होगी तो इसको ऑपोजिट कर देंगे, तो ये करेगा। बात समझ में आई क्या? वेरी गुड। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन? तो सबसे रामबाण ट्रिक, अगर डबल बॉन्ड कॉर्नर पे आ रहा है तो उसको वैसे ही काट दो, क्योंकि कॉर्नर पे आएगा तो उस पर दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होगी, तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। और जिसको इतना दिमाग नहीं चलता फिर वो बना बना के देखते रहो, आंसर फिर भी आएगा। आंसर तो अपने पढ़ने से हर तरीके से आएंगे, बस ये कि जल्दी कितना आ रहा है और लेट कितना आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, जीआई में नामकरण। जीआई का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ जीआई। जीआई का नामकरण।
एक बालक ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सेकंड वाले में 1 मिथाइल हो, तब तो हो सकता है ना। 1 मिथाइल कभी होगा ही नहीं, 1 मिथाइल कभी होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये उठा करके आपने यहां लगा दिया तो ये चेन ये हो जाएगी, और चेन ये हो गई तो ये क्या बन गया? तो वो ब्यूटीन रहा ही नहीं, पेंटीन बन गया। समझ में आ गई बात? चलो, तो अब ये कह रहा हूं ना, ये छोटी छोटी चीजें अपने आप आपके समझ में आती रहेगी। जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके दिमाग में क्लियरिटी आएगी, आप अच्छे से सुनोगे, तो आप खुद ही इनके आंसर देने लगोगे क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो अब आपने वो क्या पढ़ना है? नोमेनक्लेचर ऑफ जीआई। कि ये तो समझ में आ गया कि कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा। अब करेगा तो सर उनके नामकरण कैसे कैसे होंगे, कब तो अपने को सिस ट्रांस बोलना है, कब इजेड बोलना है, और कब सिन एंटी बोलना है। तो इधर देखो बोर्ड पे, पहला होता है नामकरण कौन सा? सिस ट्रांस। और सिस ट्रांस किस में किया जाएगा? सिस ट्रांस काम आएगा किसके अंदर? एग्जाम्पल, किस में होते हैं सिस ट्रांस? एल्किन में होते हैं क्या? एल्किन में अगर sp2 कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग और ये दोनों ग्रुप अलग, लेकिन ये आपस में सेम, तो उसको किससे लिखेंगे? सिस ट्रांस से लिखेंगे। दूसरा नामकरण करोगे आप इजेड से। इजेड भी किस में हो सकता है? एल्किन में हो सकता है क्या? एल्किन में हो सकता है। कब? एल्किन में दोनों कार्बन पे चारों ही ग्रुप क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, तब भी उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इजेड से लिखेंगे। और तीसरा सिन और एंटी। सिन और एंटी करते हैं ऑक्सिम में और एजो में। एग्जाम्पल हो गया ऑक्सिम और एजो। बस इनको तो केवल अपन एग्जाम्पल से देख लेंगे क्योंकि ये आपके नहीं है सिलेबस में। ऑक्सिम में और एजो में कैसे करते हैं वो आगे पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर? लिखो। एक बालक पूछा, मेटामेज आइसोमर में कीटोन से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बन सकता है क्या? मेटामर में कीटोन से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बन सकता है क्या? मेटामर में तो केवल कार्बन शिफ्ट होंगे, ग्रुप शिफ्ट हो रहा है, ग्रुप बदलेगा थोड़ी। ईथर को इधर उधर शिफ्ट करोगे तो एक तरफ जैसे मिथाइल है, दूसरी तरफ प्रोपाइल है, तो दोनों तरफ इथाइल इधर हो जाएंगे। ईथर को एल्कोहल में थोड़ी बदलेगा। तो मेटामेरिज में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा। टोटोमेरिज में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो सकता है क्योंकि वहां C डबल बॉन्ड O था और बाद में इन और ओल बन गया, वहां हो सकता है। ऐसे एक बालक पूछा है, जैसे हाइड्रोजन और CH3 की पोजीशन चेंज कर दें, हाइड्रोजन और CH3 की पोजीशन चेंज कर दे तो कोई इश्यू हुआ क्या? इसको इधर लगा दिया, इसको इधर लगा दिया तो बस सिस ट्रांस में चेंज आ जाएगा। एक सिस बन रहा था तो दूसरा ट्रांस बन जाएगा, बनेगा तो फिर भी आइसोमर। तो लिख दिया। तो आपके मेन जो है एल्किन एल्किन वाले, मतलब अपने को सिस ट्रांस और इजेड की बात करनी है मेनली। इनको भी देख लेंगे कैसे होते हैं, बट इनको ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे हम लोग। तो पहला हेडिंग क्या लगाएंगे? सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। तो सिस ट्रांस के लिए अपन ने बेसिक बात क्या की है? हेडिंग लगा लो सिस ट्रांस। और सिस के बारे में लिखो, सिस का मतलब क्या बोलना है शॉर्ट में?
सेम ग्रुप सेम साइड, समान समूह समान दिशा में। सिस ट्रांस, सिस ट्रांस में सिस का मतलब है सेम ग्रुप, सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के कौन से साइड, सेम साइड। और ट्रांस का मतलब क्या बोलना है, सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के डिफरेंट साइड। लिख लिया? फटाफट से 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, ए बी, सी डबल बॉन्ड सी, बी ए बी। ये कौन सा होगा, सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड है क्या, सिस होगा क्या, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड है क्या, ट्रांस होगा। इजी है क्या, बहुत इजी है, बस आपको बेसिक बात पता होनी जरूरी है। अच्छा सर आपने ए से क्यों देखा, बी से क्यों नहीं देखा? बी से देख लो, बात तो एक ही, क्या फर्क पड़ रहा है, आंसर सेम ही आएगा। बोलो, क्लियर इतनी क्लास? यहां तक की बात क्लियर है? एक और देख लो फटाफट से, थोड़ा सा स्पेशल। ए बी सी ए, ये करेगा शो? क्यों? दो अलग अलग, ये सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग, इनको देखने की जरूरत नहीं, सेम भी हो जाएंगे अलग अलग भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किससे देखोगे लेकिन इसमें अब ऐसे देखेंगे ना, तो ये ट्रांस हो गया क्या, ठीक है, क्लियर है कहानी। एक लास्ट एग्जांपल और देख लो, आपको इजेड में कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। सी डबल बॉन्ड सी, ए बी सी डी, सिस या ट्रांस? हाँ, तो इसका होगा नामकरण इजेड के अनुसार, ठीक है। इसलिए हम सिस ट्रांस में इसकी बात नहीं करेंगे। सिस ट्रांस यहां आकर हो जाता है खत्म, या यूं कह सकते हैं यहां आके हो जाता है फेल, इसलिए आगे की जरूरत पड़ती है अपने को क्या देखने की, इजेड। सिस ट्रांस समझ जाओगे, सीख लोगे, सीख गए तो अगली बात अपने किसकी करेंगे, इजेड की। क्लियर है भाई? समझ आ रही है केमिस्ट्री अच्छे से, याद हो रही है? बस ऐसे ही पढ़ते रहो, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।